Welcome back to Be the Topper. This is part 3 of chapter 2 class 11th marketing environment. इससे पहले इस चैप्टर के दो पार्ट्स मैंने बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियोस देख लो, ठीक है। और आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट से, क्योंकि इसका जो हमारे 3 पॉइंट्स थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए पार्ट 2 में। और हम किसकी बात करें कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्यों ज़रूरी होती है, कैसे ज़रूरी होती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। अब देखो, ये किसी भी बिजनेस को अगर आपको अच्छे तरीके से रन करना है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप चाहते हो कि वो बिजनेस अच्छे तरीके से चलता रहे, तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है, कुछ पॉलिसीज बनानी है, जिससे कि आप काउंटर थ्रेट्स कर सको। मतलब कोई भी थ्रेट अगर आपकी कंपनी पे, आपके बिजनेस पे आने वाला है, तो आप उसको रोक सको, कैपिटलाइज कर सको अपॉर्चुनिटीज को। मतलब मार्केट में अगर कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप उसका किस तरीके से फायदा उठा सकते हो, इस सब के लिए स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है हर चीज को। ऐसा कई बार होता है कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है उसको लेने का, उसको यूज करने का, तो वो मार्केट में आके चली जाती है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंडिंग वीडियो आ रहा है, अगर किसी ने उसके ऊपर रील बनाई तो उसका जो पेज है वो ग्रो होगा। बट अगर वो ट्रेंड आया, ट्रेंड आके जाते जा रहे हैं, वो बंदा वीडियो बना ही नहीं रहा, तो उसके पेज को या फिर उस ट्रेंड के साथ ये जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली थी ग्रो होने की, वो उसने गवा दी। तो एक वो वहां से आपको ये बात समझ में आई है कि इंस्टाग्राम ट्रेंड्स तो हर कोई देखता ही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम बता रखे हैं कि आपको भई ये कंपनीज़ है। इन्होंने भी क्या कर रखा है, ये लोग एक्सपोर्ट्स की सर्विसेज़ लेते हैं कि जितने भी एक्सटर्नल मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो सब मॉनिटर करते रहो, ताकि जो भी चीज़ कहें, चाहे वो थ्रेट हो, चाहे वो अपॉर्च्युनिटी हो, हमको पता हो टाइम से। और जब हमको पता होगा, तो हम टाइमली उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। Image building. If a firm is sensitive to external environment, it will come out with new products and services to meet the requirements of the customer. अगर कोई भी फर्म सेंसिटिव है कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगी, वो सर्विस बनाएगी, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होगी। और अगर जब कस्टमर को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो उसने सही टाइम पे उसको बना के दे दी, तो उसकी इमेज जो है कम कस्टमर की नज़रों में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप कस्टमर के नज़रों में अच्छी इमेज नहीं बना पा रहे हो, तो फिर कोई काम का फ़ायदा नहीं है। आपको जो भी करना है करते रहो, एकदम बेकार सी ज़िंदगी है वो, ठीक है? कंटीन्यूअस लर्निंग, आपको सीखते रहना है। मैनेजर्स कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। अब जो भी मैनेज करता है बिज़नेस को, उसको इतनी अकल होनी चाहिए कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मार्केट में ट्रेंड्स या जो भी एनालिसिस के बाद जो भी कुछ आ रहा है, उससे हम नया कुछ सीखें, नए ऑल्टरनेटिव्स ढूँढें। देखिए कि भई जनता की चॉइस किस तरीके से बदल रही है, अपना लर्निंग प्रोसेस आपको ऑलवेज़ ऑन रखना है। जैसे कि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। जो-जो चीज़ें मुझे बच्चे बताते गए कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, तो जब मैंने देखा कि अच्छा ये चीज़ मेरे वीडियोज़ में नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले के वीडियोज़ उतने अच्छे नहीं होते थे, उतना तरीके से, मतलब पहले मुझे बहुत वो भी होती थी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता था कि कैसे बोलूँ। अभी मुझे अगर मैं वीडियो एडिट करते जाती हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। कई बार होता है कि ज़्यादा बोलते-बोलते अचानक से ज़बान से फिसल जाती है, तो कुछ निकल जाता है मुँह से या कुछ ऐसे करके हो जाता है। बट अभी वो ज़्यादा नहीं होता। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई नोटिफ़िकेशन आ गया तो उसको एडिट करना पड़ता है, वो चीज़ है। बाकी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो डेफ़िनेटली लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो करना ही है यार आपको चैनल, क्योंकि आगे के वीडियोज़ भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो क्या होता है कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, पर मैं देखती हूँ कि जो सब्सक्राइब करते हैं बच्चे, वो बहुत ही कम करते हैं। तो इससे एक मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट कर दिया करो वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, तो मुझे थोड़ा-सा एंगेजिंग सा फ़ील होता है कि अच्छा कंटेंट में कुछ चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, किसी के तो काम आ रहा है मेरा वीडियो। 9th पे आएँगे, जो 7th 8th है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे। ये आप पढ़ के समझ लो कि डायरेक्शन होनी चाहिए ग्रोथ के लिए, और किसी भी फर्म के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपको आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए कि भाई आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। 9th की बात करेंगे, बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी।
Strategists can gather qualitative information regarding business environment and utilize it in formulative effective plans. अब देखो, जो भी स्ट्रैटेजिस्ट है, जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं बिजनेस के लिए, उसके अंदर इतना वो होना चाहिए, उसके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई पता है कि अगर मार्केट में कोई इंफॉर्मेशन आ रही है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो क्वालिटेटिव मतलब जो सही इंफॉर्मेशन है उसको लेके और आप अकॉर्डिंगली काम करोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आईटीसी होटल्स foresaw bright opportunities in the travel and tourism industry and started building hotels in India and abroad. Similarly is the case with Oyo. Oyo rooms का अब देखो, यहाँ पे देखो, जब जैसे ही बिजनेस पोर्टल्स को लगने लगा है, देखो पहले अमेज़न क्या करता था? पहले अमेज़न सिर्फ़ किताबें बेचता था और आज के टाइम में अमेज़न क्या करता है, आप अमेज़न से पे कर सकते हो. मैं अमेज़न को प्रमोट नहीं कर रही, बस मैं बता रही हूँ कि सब उससे रिलेट कर पाएँगे. तो अमेज़न पे आप म्यूज़िक सुन लो, अमेज़न पे आप वीडियोज़ देख लो, अमेज़न पे मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, अमेज़न पे मिनी टीवी आ गया, उसमें आप फ्री में देख सकते हो. लाइक इतना कुछ आ गया, जैसे-जैसे उसने देखा है ना कि बंदों को ये चाहिए, मेरे कस्टमर को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो भाई उसने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी और लोग आ भी रहे हैं और उसका बिज़नेस ग्रो भी हो रहा है. अब देखो, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में बेसिकली वही बात दे रखी है कि जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ है, अगर उनको पता चल जाएगा कि भाई एनवायरनमेंट में ये सब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? उनको नॉलेज हो जाएगी इस बात की, तो वो क्या करेंगे? वो कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनेंगे, कस्टमर को मतलब कस्टमर का जो सजेशन है या फिर जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से सुनेंगे और बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, ठीक है? तो और जब कोई भी बिज़नेस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या उसके सजेशन को मानेगा, अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, तो कस्टमर के साथ उसका रिलेशन डेफ़िनिटली बेटर होगा और जितना उसका कस्टमर से रिलेशन अच्छा होगा, उसके फ़र्म का, उसके बिज़नेस का, उसके ब्रांड का, उतना ही ज़्यादा वो बिज़नेस कर सकता है, बिज़नेस उसका ग्रो होगा फर्दर, ठीक है? अब ये नॉलेज असेसमेंट कुछ ऐसा आ गया है. इसके आगे है मैक्रो एनवायरनमेंट, ये हमारा सेशन 2 है. मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हमने बात करे थे. तो देखो, कंपनी में मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, जैसे कि यहाँ पे देख लो, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक मतलब लोगों के पास पैसा, पैसे का क्या चल रहा है, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके अंदर आ जाती हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट में कितना चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल थिंग्स क्या हो रही हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है और सोशल कल्चर कैसा आपका जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट इन द सेंस जो पूरे एनवायरनमेंट में, जो पूरे समाज में चल रहा है ना, वो चीज़ें भी आपको देखनी है. अब ऐसा नहीं है कि आप तो कोई और बिज़नेस कर रहे हो, सोसाइटी से आपका कोई लेना-देना नहीं है. ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं होता जिसका सोसाइटी से लेना-देना नहीं होता. जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट की जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे को इन्होंने यही बता रखा है कि देखो, किसी भी फर्म की जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है बेसिकली कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है. अगर आप चाहते हो कि आपका फर्म अच्छे से वर्क करे तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कस्टमर क्या चाहता है. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इनवर्डली डिसाइड कर लिया, मतलब आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैं बनाऊँगा, ये प्रोडक्ट ये बिक जाएगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ऐसे नहीं होता है. जो कस्टमर चाहता है आप उसको वो दो. अगर आपने कस्टमर की नीड्स को समझे बिना काम किया, तो आपकी फर्म अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी. अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है कि जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंटल चेंज के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते. जैसे-जैसे एज बढ़ती रहती है इंसान की, वो ओल्ड होते रहते हैं, तो सर्दी या गर्मी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। मतलब वो उससे टैकल उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसी तरीके से अगर कोई बिज़नेस अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंजेज़ आ रहे हैं, उसमें अडैप्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि अगर नए कॉम्पिटिशन आ गए, वो उसके संग टैकल नहीं कर पा रहा, वो कॉम्पिटिशन को झेल नहीं पा रहा, वो कंज़्यूमर प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं कर रहा। अगर कंज़्यूमर को लगता है कि भई इस प्रोडक्ट में ऐसा चेंज होना चाहिए और वो कंपनी एकदम रिजिड ख़्यालों वाले मैनेजर्स के हाथों में है कि भई नहीं, हमें तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा ही बनाना है, वेदर वो बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, इससे मतलब नहीं है, पर हमें चेंज नहीं करना, नहीं दिक्कत हो सकती है, ये हो सकता है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बिज़नेस ज़्यादा लंबे समय तक रन नहीं करेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर डिटेलिंग में जाएँ तो वो क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस. जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जो कि किसी
फर्म के मैनेजमेंट के कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। देखो अब किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी है, समाज में लोगों का क्या सोचना है किसी चीज़ के बारे में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, या फिर जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसका किसी फर्म के मैनेजर से या फिर उस मैनेजमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता इसके आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं। तो उसका बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ फर्म्स मैनेजमेंट है। एक्सटर्नल फोर्सेस जिससे मार्केट में या फिर उस बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं ये। ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, वो मैक्रो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं डालते कंपनी पे कोई, बट ये है कि इनसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक फोर्सेस जो कि मैंने पहले ही बोला था, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, नेचुरल, फिज़िकल या फिर टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल जो अलग-अलग फोर्सेस हैं, अब ये इन्हें आप याद कर लेना। ये 6 आपके लिए ज़रूरी है कि पहला सबसे पहला भाई मैक्रो एनवायरनमेंटल होता क्या है फैक्टर्स जो इमीडिएट इम्पैक्ट ना डाले कंपनी पे, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होते हैं, फर्म के मैनेजमेंट के या उनके कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। ये 3 पॉइंट्स मिल गए हमें उसके बारे में लर्न करने के, और ये उसके 6 फैक्टर्स हो गए जो हमें पता होना चाहिए, जो 6 फोर्सेस है वो हमें पता होने चाहिए। पहला जो फोर्स है वो है डेमोग्राफिक फोर्स। अब डेमोग्राफिक फोर्स क्या होता है? डेमोग्राफी रेफर्स टू स्टडीइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे देखो ज कोई भी जब बिज़नेस शुरू करता है, अब वो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए एक बार में बिज़नेस शुरू कर रहा है। पहले कोई भी बंदा जो है अपने फर्म को शुरू करता है, वो उसकी एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। अब पूरी दुनिया में भी वो टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है, बट ये मैटर करता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो भी सर्विस है। अब जैसे मान लो कि आप कार से रिलेटेड सर्विसेज़ देते हो, तो वो सर्विस सिर्फ़ वही ले सकता है जिसके पास कार है। तो आप उस ऑडियंस चाहे कैसी भी हो, जिसके पास पैसे नहीं है, फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप उसे अपना टारगेट ऑडियंस अभी नहीं मानोगे, ठीक है? जिसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो कार ले, वो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो ये बेसिकली इस तरीके की जो स्टडीज़ होती हैं, वो डेमोग्राफिक स्टडीज़ होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जैसे आप बच्चों के लिए कुछ सामान बनाना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का नंबर कितना है, बच्चों का नंबर इन द सेंस बच्चे की कितनी पॉपुलेशन है उस इलाके में जहाँ पे आप अपना काम एस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक है? तो अगर आप अब बच्चों में भी ऐसा नहीं है, लड़कियों के खिलौने अलग होते हैं, लड़कों के खिलौने अलग होते हैं। 5 साल से बच्चों के नीचे के खिलौने अलग होते हैं, फिर उससे ऊपर के खिलौने अलग होते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में देख रखनी पड़ेंगी। डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रहते हैं, लोकेशन कैसा है उस जगह का। अब वो लोकेशन तो झुग्गी-झोपड़ी वाला है और आपने लुई विटॉन और ये गुची इन सब के शोरूम खोल दिए, एकदम बेवकूफ़, पागल, जाहिल हो। ठीक है? अगर ऐसा किसी ने किया वो है। ऐज ऐज आपको देखना पड़ेगा। अब पता चला कि उस इलाके में सारे बूढ़े लोग रहते हैं और आपने बच्चों वाला बिज़नेस शुरू कर दिया है। जेंडर आपको देखना पड़ेगा, रेस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन भाई लोग कितना ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, क्या-क्या काम करते हैं। अब कोई काम करता है गरीबों वाला और ये अमीरों वाले शौक आप उन्हें उन्हें सोच रहे हो कि वो करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केटर्स के लिए जानना। इफ द टोट अब यहीं पे वही लिखा हुआ है कि अगर बच्चों का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो बच्चों की टॉयज़ के जो डिमांड्स होंगे, बेबी फूड होगा, चिल्ड्रन एक्सेसरीज़ होंगी, डायपर्स होंगे या फिर और भी जो चीज़ें हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर एल्डरली पीपल उस जगह पे ज़्यादा रहते हैं, तो अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, तो अलग तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको देखना है कि भाई किस तरीके के डेमोग्राफी के साथ आप लोग काम कर रहे हो। अब जैसे अब देखो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है कि भाई किस तरीके से बोलना है। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ या मैं किसी ऐसे से तरीके से भी बात नहीं कर रही जैसे कि मैं किसी एज्ड इंसान से बात करूँगी। मुझे पता है कि यहाँ पे कोई 16-17 साल का बच्चा होगा जो बहुत ही कूल होगा जिसके सामने मैं कुछ भी तो नहीं बोल सकती। लाइक बहुत ही डिसेंट तरीके से अपनी बात रख सकती हूँ। अब मुझे आपको आप बोलने वैसे मैं आप बोलती हूँ, मैं हूँ इतनी अच्छी, ठीक है, मुझे बहुत ही फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी समझ में आ गई बताते-बताते।
The changing habits, taste and lifestyles of the population also give direction to marketers. अब यहाँ पे देखो, जैसे आपकी जो भी पॉपुलेशन जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसकी जो चेंजिंग हैबिट्स है, उसके जो टेस्ट है, उसका जो लाइफ़स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है फास्ट फूड की, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज़ की, क्रचेज़ की। तो वहाँ पे क्रचेज़ क्या होते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ पे जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं या फिर कोई वर्किंग मैन भी अपने बच्चों को रख सकता है। अगर उनके यहाँ पे नहीं है कोई देखने वाला, तो बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं कि वहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जा सके और वो काम कर सकें। So demography is a very important factor to study for marketers as it helps to divide the population into market segments and target markets. तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कुछ जो पॉइंट्स मैंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग वाले डिस्कस किए, उसको एक बारी रिवाइज़ कर लो। अभी वीडियो खत्म हुआ, आप तुरंत ही ना रिवाइज़ कर लिया करो जिससे आपको याद रहे। और ये मैंने जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बस एक फोर्स पढ़ाया है, उसको एक बारी देख लेना बस। उसके आगे के जो फोर्सेस हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।